परिभाषा में, है ना, व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान जो है वह व्यापार कहलाता है। ठीक है। और जहां पर व्यापार होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? बाजार। बाजार कहते बाजार। हैं, ठीक है। हाँ, जहां पर ये ठीक है, लोकल एरिया में जो व्यापार होता है, गांव में, शहर में, किसी लोकल एरिया में ही उसी से कंसर्न जो व्यापार होगा उसको स्थानीय व्यापार कहेंगे। ठीक है। दूसरा व्यापार जो होता है वह तुम्हारे बुक में तो राज्य स्तरीय लिख दिया, एक्चुअली में वह राष्ट्रीय होना चाहिए था, लेकिन किताब में राज्य स्तरीय लिख दिया है। लेकिन आप जानिए कि राज्य स्तरीय व्यापार का मतलब दिया है यहाँ पर कि दो या अधिक राज्यों के बीच, मतलब एक देश के अंदर जो व्यापार होता है, तो बेहतर होता है उसके लिए नेट यदि पे दिया हुआ राष्ट्रीय था शब्द। राष्ट्रीय व्यापार। किसमें दिया हुआ है? क्या चीज गूगल में पे दिया सर। हुआ है? गूगल पे। गूगल पे? हाँ, यस गूगल पे सर। नहीं समझ पाए। अच्छा, वो जो नया वाला ई बुक है, नो सर, सीबीएसई का सर्च गूगल? में। अरे सर्च में इतना सर्च करने का काम नहीं है, हम लोग को फॉलो तो सीबीएसई का बुक करना पड़ता है ना। हम एक काम करते हैं, 10th का जो वो एनसीईआरटी का नया बुक है ना, उसको जरा सा देख लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नए बुक में ज्यादा क्लियर रहती हैं बातें। ठीक है, जरा सा 1 मिनट चेक करते हैं अभी। राज्य स्तरीय ही है नया वाला बुक में भी सर। नया वाला बुक में यस। देख लिए? क्लास यस। 10th हिंदी मीडियम का किताब है इसमें, ज्योग्राफी का, समकालीन भारत टू। समकालीन भारत टू का भी दो दो बुक लिखा है, लेकिन एक न्यू बोल के भी रखे हुए हैं इसमें, न्यू समकालीन भारत टू। इसमें चैप्टर नंबर में चले जाएंगे हम लोग। की जीवन रेखाएं, है ना, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की, हाँ, करते हैं तो पहला हो गया स्थानीय व्यापार, जो दो देशों के बीच होता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वह दो देशों के बीच होता है, दो या अधिक देश भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किसी देश का आर्थिक बैरोमीटर क्यों कहते हैं, बताइए। क्योंकि इससे सर देश की इकोनॉमी डेवलप। देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो चीजें होती है, आयात और निर्यात। तो किसी देश की प्रगति जो है इस पर निर्भर करती है, आयात निर्यात पर। विश्व व्यापार, दुनिया में कोई भी देश अछूता नहीं है व्यापार से। तो आयात निर्यात करने के लिए जो है, मतलब इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है, देश की अर्थव्यवस्था इस पर निर्भर करती है। तो इसलिए जो है इसको हम लोग किसी देश का जो है आर्थिक विकास का बैरोमीटर कह देते हैं, है ना। आयात निर्यात पर ही तो देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से यह करती है, निर्भर करती है। ठीक है। तो ये एक बात हो गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। हर देश अंतर्राष्ट्रीय सर व्यापार में निर्भर है, क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता जो है होती है वह क्षेत्रीय होती है। यह सब बात भी लिखेंगे। अगर प्रश्न आता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व क्या है, तो उसमें यह बात भी हो सकता है कि संसाधन की उपलब्धता तो क्षेत्रीय होती है ना। क्यों, मतलब सभी देश
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है। उसका कारण एक मतलब 1 मार्च के लिए क्यों सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है, क्योंकि संसाधन हर देश में हर संसाधन नहीं होता। ठीक है, संसाधन का वितरण असमान है। किसी देश में तेल मिलता है तो फसल नहीं मिलती, किसी देश में फसल मिलता है तो खनिज नहीं मिलता, बहुत तरह का बात हो सकता है। इसलिए एक देश दूसरे देश पर निर्भर हो जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो घटक, एक घटक का नाम हो गया आयात और एक घटक का नाम हो गया निर्यात। आयात और निर्यात जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो घटक हैं। और एक टर्म इसमें आता है, आयात का अर्थ क्या है बताइए? आयात मतलब खरीदना, मतलब किसी देश के दूसरे देश बाहर से भेजना। आयात मतलब आना, आ का आना मतलब ये हो से। गया आना, इंग्लिश में बोलते हैं इम्पोर्ट। और निर्यात मतलब जाना या एक्सपोर्ट, है ना। तो यदि मान लो कि निर्यात माइनस आयात हमेशा किया जाता है, ठीक है, यदि निर्यात माइनस आयात पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, अर्थात अगर निर्यात का वैल्यू आयात के वैल्यू से अधिक हो तब उसके लिए हम क्या बोलेंगे? सर जीडीपी का स्ट्रांग होना। हाँ चलो ठीक है, ये जो डिफरेंस होता है ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस, उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, हिंदी में कहते हैं व्यापार संतुलन। ठीक है, निर्यात और आयात का अंतर किसी देश का, किसी भी देश का अपना जो उसका निर्यात है, मतलब कितना सामान वह देश बेचता है, उसका पैसा, उसका मूल्य, और कितना सामान वह आयात करता है दूसरे देश से, उसका मूल्य, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब कहता है कि यदि निर्यात का वैल्यू आयात से अधिक हो जाए तब क्या होगा, वह देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी बताइए? मजबूत हो। बैलेंस्ड होगी। कमजोर होगी। बिल्कुल। तो इस स्थिति को कहते हैं अनुकूल संतुलन। ठीक है, यदि निर्यात का वैल्यू अधिक हो जाए तो वह है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं अनुकूल व्यापार संतुलन। और यदि निर्यात का वैल्यू आयात के वैल्यू से कम हो तब क्या होगा, वह कहा जाएगा प्रतिकूल व्यापार संतुलन, अनफेवरेबल। ठीक है, तो एक होता है फेवरेबल बैलेंस और एक अनफेवरेबल बैलेंस। तो इसको भी समझ लेना है कि फेवरेबल और अनफेवरेबल क्या होता है। और इसके बाद दिया है कि भारत जो है दुनिया में क्या चीज का आयात निर्यात ये सब करता है, उसके बारे में भी कुछ बातें बताया गया है। ठीक है, भारत दुनिया के अनेक देशों के साथ आयात निर्यात का संबंध करता है। तो ये है ना, रत्न जवाहर रसायन कृषि संबंधी उत्पाद, ये सब जो है भारत होते से हैं। जाते हैं। रत्न जवाहर रसायन एग्रीकल्चर से संबंधित आयातित चीजें, वस्तु तो हम ये दिया है सब। आयात क्या हुआ है ठीक है, और जो आयात, आयात तो दूसरे देश से आता है उसका भी देखो, रॉ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम आता है दूसरे देशों से भारत में। और रत्न एवं जवाहरत आयात में भी लिखा है। ठीक है, तुम्हारा प्रश्न क्या था ये बताओ? क्या हुआ, आयात में ही रत्न जवाहर और पेट्रोलियम ये सब साथ। अच्छा देखो, उसने क्या किया है ना, इसने उसको क्लियर नहीं किया है, रत्न जवाहरत यहाँ भी लिख दिया और ऊपर में भी जो है देख रहे हैं कि कहाँ गया है रत्न जवाहरत का बात, रत्न व जवाहरत। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना। भारत जो है परंपरागत रूप से भारत में बहुत अच्छे कारीगर लोग हैं, सोनार जिसको कहते हैं, सोनार, सोना चांदी का काम करने वाले, तो उस तरह का भारत में कारोबार बहुत होता है। लेकिन भारत में अभी उस उसकी उपलब्धता ज्यादा नहीं है, गोल्ड या डायमंड का उपलब्धता या स्टोन होता है तरह तरह का पत्थर, वह भारत में उपलब्ध नहीं है। तो भारत क्या करता है, दूसरे देश से कच्चे फॉर्म में रत्न और जवाहरत मंगाता है, कच्चा फॉर्म मतलब रॉ फॉर्म में। ठीक है, फिर क्या करता है,
भारत के जो यहाँ पर कारीगर हैं, कुशल कारीगर, वो उसको बढ़िया से स्टोन को तराशते हैं। मान लो भारत दूसरे देश से हीरा मंगा लिया, फिर भारत के लोग क्या करते हैं, उस हीरा को तराश करके, डायमंड को पता है शाइनिंग डायमंड में आएगा जब आप उसको बढ़िया से पॉलिश तराश करके, जो उसको एक साइज शेप दे करके अंगूठी में ढालना है, जो भी करना, तो वह काम भारत में होता है। उसी तरह रत्न जवाहरत जेम्स, बहुत सारे पत्थर होते हैं दूसरे देश से आए, फिर भारत में उसका प्रोसेसिंग करके उसको फिनिशिंग दिया जाता है। उसके बाद पुनः भारत जो है, चूंकि उतना अमीर लोग भी यहाँ नहीं है, भारत दूसरे देश से मंगाता है, उसको थोड़ा सा फिनिशिंग कर देता है, फिनिश करके वापस उसको जो है निर्यात कर देता है। अब चूंकि रत्न एवं जवाहरत बहुत महंगा चीज है, इसलिए आयात निर्यात दोनों में उसका स्थान आ गया। बात समझ रहे हैं, बहुत महंगा होने की वजह से, क्योंकि मूल्य पे ही इसको आकलन किया जाता है, इसलिए रत्न एवं जवाहरत लिखा। यही चीज तुम पेट्रोलियम में देखोगे, हो सकता है, ठीक से नहीं पता, लेकिन रसायन में, अच्छा रसायन में ये बात दिया है ना। अब देखो आखिरी टॉपिक क्या है बताओ तो। पर्यटन। पर्यटन एक पर्यटन। पर्यटन भी एक तरह का उद्योग हो चुका है आज, और इस उद्योग से जो है भारत को बहुत ज्यादा आय की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो पर्यटन के द्वारा भारत को करोड़ों विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है ना। भारत में अनेक प्रकार के पर्यटन जो हैं सम्मिलित किए जाते हैं। पर्यटन के क्या लाभ हैं, यह प्रश्न आ सकता है। पर्यटन का क्या महत्व है या इससे क्या लाभ है बताइए। सर, संस्कृति का आदान प्रदान, सबसे अर्थव्यवस्था। पहले एकता। सुनो, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। यदि विदेश से कोई व्यक्ति भारत आता है, तो पर्यटन के कारण से भारत को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि पर्यटन से जो है भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो सकता है रोजगार का। पर्यटन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे रोजगार होते हैं, जो लोगों को मिलते हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे मान लो पर्यटन होगा तो किसी को होटल चलेगा, किसी का जो है गाड़ी चलेगा, ट्रांसपोर्ट, है ना। कोई आदमी जो है लोकल प्रोडक्ट ही बेचेगा, कुछ हस्तकला का चीज, हैंडीक्राफ्ट, ये सब भी बिकेगा उसका। कुछ खाने पीने का भी लोकल चीज बिकेगा। तो इस तरह से जो है पर्यटन से कई लाभ होते हैं। पहला तो हो गया कि मान लो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। दूसरा हो गया अनेक प्रकार के रोजगार जो है इससे, इस पर आश्रित हो जाते हैं, अनेक लोगों को रोजगार मिल जाता है इससे। फिर एक पॉइंट देखो किताब में दिया है कि पर्यटन से राष्ट्रीय एकता होती है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता को पर्यटन प्रोत्साहित करता है। देश के अंदर एक जगह से दूसरे जगह जब लोग घूमते हैं, तो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, तो उससे राष्ट्रीय एकता में मदद मिलती है। स्थानीय हस्तकला एवं सांस्कृतिक उद्योग को प्रश्रय, यह भी आप चाहे तो एक पॉइंट दे सकते हैं, है ना। का मतलब नहीं समझे। स्थानीय ये क्या हस्तकला स्थानीय हस्तकला का मतलब होता है लोकल क्राफ्ट। मान लीजिए कि आपके दरभंगा में कोई पर्यटक आता है, वहाँ मधुबनी पेंटिंग बहुत प्रसिद्ध है, मधुबनी में, दरभंगा में, तो वह इसके बारे में वह जानता है, फिर वह यहाँ से पेंटिंग खरीद के ले जाएगा। तो लोकल हस्तकला, इसी को कहेंगे स्थानीय हस्तकला। ठीक है, सांस्कृतिक उद्यम जो कल्चर से संबंधित होता है, हर क्षेत्र का अपना अपना कुछ कल्चर होता है। मिथिला का मान लीजिए कल्चर है, मिथिला के गीत संगीत, यहाँ के पर्व त्योहार, उससे संबंधित लोगों को अच्छा लगता है, तो लोग उसके बारे में जानकारी रखते हैं, तो उन सब चीजों को बढ़ावा। प्रश्रय का मतलब प्रश्रय मतलब हो गया जिसको आप पैट्रॉन करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, आश्रय देते हैं। ठीक है, प्रश्रय देना, सपोर्ट करना। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक समझ, अंतर्राष्ट्रीय समझ भी विकसित होती है पर्यटन से। देश के लोगों में तो एकता होती है, अंतर्राष्ट्रीय दुनिया के विभिन्न देशों के बीच भी जो है आपसी समझ विकसित होती है पर्यटन से। ठीक है, फिर कहता है कि भारत में अनेक प्रकार के पर्यटन विकसित हैं, जैसे विरासत पर्यटन, पहाड़ी पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन। इनसे फोन आ रहा है रे।
लेकिन लिंक कट जाएगा अभी। और कोई और कोई प्रश्न है आपके? सर ई माइग्रेशन और आई माइग्रेशन, माइग्रेशन में, आई माइग्रेशन तो मुझे भी नहीं पता है, कहीं दिया है क्या? माइग्रेशन में भी सर एक में ई लगाते हैं शुरुआत में, एक में आई लगाते हैं शुरुआत में। अच्छा, ई से तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक माइग्रेशन, है ना, जैसे ई कॉमर्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक माइग्रेशन हो गया। नो आई सर, से एक साथ ही इंटरनेट। है, एक साथ ही है, हाँ? एक साथ ही है, अलग नहीं, ई अलग से नहीं लगा हुआ। दोनों वर्ड एक साथ में दिया है, दोनों